तो हेलो बच्चों, वेलकम है सभी लोगों का द न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि एटम जो है किससे बना होता है और जिन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात किया था। और फिर हमने बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसी में हमने एक चीज़ और देखा होगा कि कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमने देख लिया था। आज हमको बात करना है कि E/m रेशियो क्या होता है और इस पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, और फिर कैसे इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं ये हम देखेंगे, और फिर उसके आगे देखते हैं क्या है और से। तो चलिए शुरू करा जाए। E/m रेशियो का मतलब क्या है और ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उस हेडिंग पे आएँ। तो कहाँ गया, ये है, ठीक है ना। ये है हमारा हेडिंग और इसको हमको कवर करना है। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ E/m फॉर एन इलेक्ट्रॉन या फॉर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सिंपल सा है। E/m रेशियो का मतलब क्या है तो सुनिएगा थोड़ा सा। E का मतलब यहाँ पे है, E/m रेशियो हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका आपस में रेशियो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिए, पहले E/m फाइंड किया गया और बाद में जा कर के चार्ज और मास फाइंड किया गया। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए पहले ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं फाइंड किया गया या मास नहीं निकाला गया, सबसे पहले E/m रेशियो फाइंड किया गया, और E/m रेशियो फाइंड होने के बाद से फिर हमने चार्ज फाइंड किया। मिल्कन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसका एक एक्सपेरिमेंट है मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने चार्ज फाइंड किया, और जब चार्ज हमें पता चल गया और E/m रेशियो पता है तो फिर यहाँ चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, मास भी पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज, और यही सारी चीज़ें आपको फिर से फिजिक्स में भी पढ़नी है। मतलब आप जब फिजिक्स में जाएंगे, 12th में जब जाएंगे, तो 12th में मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ भी एक चैप्टर है, और वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में विद मैथमेटिकल फार्मूला या कह सकते हैं विद कैलकुलेशन, डेरिवेशन के साथ आपको चीज़ें यहाँ निकलवाई जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा है तो ज़्यादा हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, कैसे निकालते हैं ये बता देंगे, और कितना होता है ये बता देंगे, और जो डिराइव करके पूरा फार्मूले के साथ जो चीज़ें हैं वो आप फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं E/m रेशियो कैसे फाइंड करा जाता है, तो उसी के बारे में हमें बात करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या बोला गया है, इन 1897 J.J. थॉमसन डिटरमाइन द E/m वैल्यू, मतलब चार्ज बाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाई स्टडीइंग द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। क्या मैं बोला हूँ, सुनिएगा। J.J. थॉमसन ने E/m रेशियो फाइंड किया था या चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, तो डिफ्लेक्शन देखा। देखिए क्या लिखा रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रे का डिफ्लेक्शन किस तरह का होता है, इसके हिसाब से या इस एक्सपेरिमेंट को देख करके ही उन्होंने E/m रेशियो फाइंड कर लिया था। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने निकाला होगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक हमारे पास फिगर है, एंड उस फिगर को हम दिखाते हैं आपको। ये फिगर है, इसको थोड़ा सा देखिए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक ना, और उसी में थोड़ा सा कुछ इक्विपमेंट ज़्यादा लगा दिया गया है। यहाँ देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब को दिखा रहा है। ये जो ट्यूब है ये पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक बना हुआ है, ऐसे ये डिस्चार्ज ट्यूब को दिखा रहा है। और देखिए ये जो ऐसे डिस्क बनी हुई है ये एक्चुअल में कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डिस्क एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसके पहले जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसमें बस कहानी यहीं तक थी। इसके पीछे बस लग जाता था ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब का वाल, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब बढ़ा करके वहाँ तक ले गए हम लोग, ठीक ना।
तो यही चीज़ थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, सुनिएगा। तो ये है हमारा कैथोड, ये है हमारा एनोड, और देखिए इन दोनों को, कैथोड को और एनोड को देखिए यहाँ पे इस वायर के थ्रू जोड़ा गया है, मतलब बैटरी से जोड़ा गया है। इधर कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा होगा जो कि इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉन के बीम के फॉर्म में ऐसे निकल के इधर जा रहा होगा। और देखिए यही इलेक्ट्रॉन का जो बीम है ना, उसी को डार्क रेड कलर में दिखाया गया है। ये रेड रेड जो दिख रहा है, ये जो बीम दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में यही है। ये जो रेड कलर का जो बीम दिख रहा है ना, ये कैथोड रेज है। अब ऐसा नहीं कि ये एक लाइन है, नहीं, ये कई सारी लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन के बीम, फिर से इलेक्ट्रॉन का बीम, और फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का बीम। तो ऐसे जब इन सबको पास में इकट्ठा करके एक साथ देखेंगे तो एकदम पट्टी की तरह दिखेगा। ये भी एकदम नहीं तो एक लेयर की तरह दिखेगा। तो वो चीज़ दिखाई गई है। और देखिए आगे क्या कहा गया है कि इन्होंने क्या किया, इसके पीछे जो वाल था पहले, जहाँ यहाँ वाल था और वहाँ जिंक सल्फाइड के हमने कोटिंग कर दिया था, वहाँ जाके टक्कर मारता था और ग्रीन कलर का मतलब चमक पैदा करता था। लेकिन अब क्या किया गया है, उस वाल को, उस दीवार को उन्होंने पीछे कर दिया, काफ़ी पीछे कर दिया है। देखिए वहाँ चला गया है। तो यहाँ पर ये है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब का दूसरा एंड, और जो काम वहाँ किया था फ्लोरेसेंट मटेरियल से पॉलिश किया था, वही काम यहाँ भी है। देखिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहा गया है, मतलब यहाँ भी पॉलिश है फ्लोरेसेंट मटेरियल का। फ्लोरेसेंट मटेरियल कौन सा था, जिंक सल्फाइड, ठीक ना। तो जिंक सल्फाइड से कोटिंग है यहाँ पे भी, ठीक है ना। आगे देखिएगा ये क्या लगाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। इन्होंने क्या किया है, ये जो, तो हम लोग क्या कर रहे थे हाँ, तो इतना इलेक्ट्रॉन का ये जो बीम जा रहा है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जो बीम है। अब सोचिए ये एनोड में हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पोर बना दिया है, और ये इलेक्ट्रॉन का बीम इसी छेद से उधर निकल रहा है पीछे की तरफ। और हमने ये जो इसका डिस्चार्ज ट्यूब का जो पीछे वाला ग्लास था, हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, तो इतना जगह हमारे पास आ गया। अब इस जगह में हमने क्या किया है, तो सेटअप लगा दिया है। और ये क्या सेटअप लगाया है, तो इसमें हमने एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेट करके लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक प्लेट लगाया गया है जो कि नेगेटिव चार्ज है, और एक प्लेट लगाया गया है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। और हमने आपको बताया था कि जो कैथोड रे होती हैं, अगर वो ऐसे सीधे चल रही हैं, देखिएगा जो कैथोड रे होती हैं ऐसे मान लीजिए सीधे चल रही हैं, ठीक ना। तो जैसे ही इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो ये किधर की तरफ टर्न करती हैं, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न करती हैं। तो यहाँ देखिए ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है निगेटिव प्लेट, मतलब ये है हमारा निगेटिव प्लेट और ये है हमारा पॉजिटिव प्लेट। तो इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, और ये जो कैथोड रे का जो बीम जा रहा है, ये बंच जा रहा है। अब ये टर्न करेगा किधर की तरफ, जिधर की तरफ पॉजिटिव प्लेट होगा। तो ये है पॉजिटिव प्लेट। तो देखिए इस बीम में से एक बीम, या कह सकते हैं एक ऐसी लाइन या एक कैथोड रे की लाइन टर्न कर गई है इधर की तरफ। तो देखिए ये यहाँ पे जाकर स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे जाकर टक्कर मार रहा है। पीछे दीवार है ना, ये जैसे इधर ये वाली हमारा वाल है डिस्चार्ज ट्यूब का, उसी तरह से ये वाल है डिस्चार्ज ट्यूब का। तो अब ये यहाँ पे तो हमने छेद कर दिया, तो ये यहाँ से पार कर गया और आगे जा रहा है। अब जहाँ दीवार इसको मिलेगा वहीं टक्कर मारेगा, लेकिन यहाँ पे इसको सीधे जाना चाहिए था। देखिए सीधे जाकर टक्कर मारेगा, लेकिन तब जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब। और हमने बताया था कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलती हैं इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो यहाँ पे जाकर टक्कर मारेगा तब जब कोई फील्ड ना हो, ना मैग्नेटिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये टर्न कर गया किधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट हमारा नीचे की तरफ है, तो देखिए यहाँ सीधे जाकर ना टक्कर मारा, ये थोड़ा सा घूम गया, थोड़ा सा टर्न कर गया। क्लियर है। अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दीजिए, अब लगा दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड है हमारा नॉर्थ पोल और उस साइड है हमारा साउथ पोल। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी, अच्छा एक बार ध्यान सुनिए, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है और उसे टर्न कर दे रहा है एक डायरेक्शन में, जैसे कि ये हमारा हमारा कैथोड रेज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हमने ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इसको हमने माइनस कर देते हैं और ये प्लस। तो जैसे ही हम इस कैथोड रे को देखेंगे तो इसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये टर्न करने लगेगा, मतलब ये नीचे की तरफ मुड़ना शुरू कर देगा।
बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क करता है। मैग्नेट का अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाया है और यहाँ पे साउथ पोल लगाया है तो इसके बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कैथोड रे पे इफ़ेक्ट डालेगा, और कैथोड रे पे इफ़ेक्ट डालेगा जिसके वजह से ये जहाँ सीधे जाके टक्कर करना चाहिए था, सीधे जाके कोलाइड होना चाहिए था, ये सीधे कोलाइड ना होकर क्या हो गया, ऊपर की तरफ टर्न कर गया। तो देखिए इस तरह से हमें 3 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट हम मान लेते हैं ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो बी वाला पॉइंट वो पॉइंट है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कैथोड रे जाके वहाँ स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। ए पॉइंट वो है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रे जाके वहाँ टक्कर मार रही हैं, और सी पॉइंट वो है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रे टर्न अप कर गई। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ना, जो टर्न अप हुआ है, देखिए ये सीधा जाता लेकिन सीधा नहीं गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है इतने का, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ऐसे, इसकी बात करें, और इधर जो डिफ्लेक्शन हुआ है इसकी बात करें, तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है ना, इसी की हेल्प से जो हमारे जे थॉमसन साहब थे उन्होंने E/m रेशियो फाइंड किया, ठीक है ना। अब ये कैसे मैथमेटिकली ये सारा काम किया तो ये आप फिजिक्स में देखेंगे, बट आपको तरीका बस थोड़ा सा हमको बताना था कि किस तरह से इस सेटअप को लगा करके कैसे इसका यूज किया गया। तो इस एंगल और इस एंगल के हिसाब से इन्होंने पूरा E/m रेशियो निकाला, ठीक ना। ये आप थोड़ा सा फिजिक्स में जाएंगे तो डिटेल में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोनों फोर्स को बराबर करके और फिर E/m रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स में आप जाकर डिटेल में देखिएगा, मैथमेटिक्स जो भी वहाँ पे होगी, चाहे जो भी डेरिवेशन होगा। बस थोड़ा सा हमको ये थियरी बताना था जो कि था आपके सिलेबस में, तो बता दिया गया। अब सुनिएगा E/m रेशियो कितना होता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, E/m रेशियो क्या होता है। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें जिसको लेना हो और फिर आगे चला जाए। हो गया, सुनिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाए E/m रेशियो क्या होता है तो देखिए यहाँ पे एक डाटा लिया हुआ है E/m रेशियो का -1.7588 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg, ठीक ना। तो ये है E/m रेशियो। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए E/m रेशियो ये होता है। कैसे निकाला तो जे थॉमसन ने निकाला। कैसे निकाला तो इसके लिए हमने बताया आपको, डिफ्लेक्शन के हेल्प से निकाला। कैथोड रे का डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन एंगल जो है उसके हेल्प से इन्होंने निकाला था E/m रेशियो, ठीक है। अब थोड़ा सा सुनिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमने ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस कर लिया है। देखिए क्या बोल रहा है, बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थॉमसन प्रूव्ड दैट हाउएवर गैस बी टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड वट एवर द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स द वैल्यू ऑफ E/m इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब क्या है तो सुनेंगे। इनका कहना ये है कि जो जे थॉमसन थे इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, और हर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, जो हमने ये मटेरियल लिया था, दिखाते हैं आपको, ये हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट का फिगर है। अब इसमें क्या इन्होंने क्या क्या रहा है, ये सुनिएगा। कह रहा है कि जो कैथोड और एनोड है ना, ये जिस मटेरियल का बना है, इस मटेरियल को हम लगातार चेंज करते रहें और देखते रहें, चेंज करते रहें, देखते रहें, चेंज करते रहें, देखते रहें। और इस चैम्बर में जो हमने गैस भर रखा है, उस गैस को भी अगर हम चेंज करते रहें और एक्सपेरिमेंट देखते रहें, तो इस गैस के चेंज होने पे या इस इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल के चेंज होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है E/m रेशियो पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है E/m रेशियो हर जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ कैथोड बन रहा होगा
वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बीम से बन रहा होगा। क्यों? और अगर ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज होगी तो E/m का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो चेंज हो जाएगा। क्लियर ना? लेकिन हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हर गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए E/m रेशियो चेंज नहीं हुआ और वो फिक्स है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि कोई भी मैटर हो, आते हैं उस पॉइंट पे, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि हम गैस को चेंज कर दें जो डिस्चार्ज ट्यूब में है, या जो मटेरियल है उसको चेंज कर दें, तो E/m रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर गैस चेंज करेंगे, मटेरियल चेंज करेंगे, तो कैथोड रे के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर कैथोड रे के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब E/m रेशियो पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। क्लियर है? आगे आ जाइए। अगला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर दस कॉमन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। अब ये पॉइंट इसी के हिसाब से बोला गया है। अब सोचिए अगर कैथोड रे का नेचर चेंज हो जाता है, इसका मतलब अगर हमने इलेक्ट्रोड का नेचर, इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है अगर हम चेंज करें, तो इसका मतलब, ध्यान सुनिए, देखिए अगर मैं इस फिगर को दिखाऊं, सुनिएगा, अगर हम इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करें, तो मटेरियल चेंज होने से हो सकता था निकलने वाला, या इस चैम्बर में जो हमने गैस भर रखा है उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रोड का को जो इलेक्ट्रॉन है, उन सब इलेक्ट्रॉन का नेचर एक जैसा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हर मटेरियल का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अगर हमने यहाँ पे आयरन के बजाय, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमने लगाया है आयरन का, और अगले ही टाइम हमने आयरन का हटा करके सिल्वर लगा दें या गोल्ड लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो इसका मतलब यहाँ मटेरियल चेंज होने से अगर कैथोड रे नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब पहले भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ गैस हमने जो भर रखा है, हाइड्रोजन भरेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हीलियम भरेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नाइट्रोजन भरेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब कोई गैस भरिए या मटेरियल चेंज करिए, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और इसलिए कैथोड रे का नेचर चेंज नहीं हुआ। तो इसी बेस पर बोला गया कि हर मटेरियल का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन होता है, हर जगह पाया जाता है, ये बात बोली गई। ठीक है, तो बस ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। तो ये हम लोग का हो गया E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन यही बस पूछा जाएगा E/m रेशियो क्या होता है, और ये आपसे ऐसे पूछेगा नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चंस में ये यूज होता है। E/m रेशियो कहीं यूज करने के लिए आ जाएगा, तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए ये वैल्यू, ठीक ना। और कैसे फाइंड करते हैं तो आपको पता है, तो कैथोड रे के डिफ्लेक्शन के वजह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम E/m रेशियो की बात करें तो क्या ये चेंज हो जाएगा अगर हम मटेरियल चेंज कर दें इलेक्ट्रोड का, या गैस चेंज कर दे तो नहीं चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हर एटम का, ये बात तो आपको पहले से ही बता दिए हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये निकालना कि किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लर्न करना है कितना चार्ज होता है। कैसे निकालते हैं वो भी मेथड बता दूंगा, और ये भी आपके फिजिक्स में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वहाँ पे फिजिक्स में सेकेंड पार्ट में, 12th के सेकेंड पार्ट में, वहाँ पे आपको मिलेगा, और पूरा डेरिवेशन के साथ लंबा चौड़ा है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना है उतना बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करते हैं। लेकिन हम अब आगे बात करें, थोड़ा सा बहुत लगातार बोल दिया गया ना। तो और सब हालचाल ठीक है सब लोग का, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए यार। तो सुनिए, सब लोग को थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हम कि जो भी लोग क्लास कर रहे हैं रेगुलर क्लास ज़रूर करिए, ठीक ना।
अगर आप एक दिन क्लास करते हैं, एक दिन क्लास नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि हो सकता है आज मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आगे का जो टॉपिक है वो पीछे से रिलेटेड हो, और आपने पीछे का नहीं पढ़ा है तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसीलिए आप कंटिन्यूअस रोज़ का रोज़ पढ़ाई करते रहिए। जब भी वीडियो अपलोड हो, टाइमिंग आपको बताई दी गई है, 12 से 3 के बीच में वीडियो अपलोड होगा, और रेगुलर आप इसी टाइम पर देखते रहिए। और जो भी बच्चे आपके साथ देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ बस इतना ही है, इतना ही बात करना चाहूँगा कि आप रेगुलर पढ़ते रहिए और रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अभी थोड़ा सा टॉपिक और आगे चला जाता है तो फिर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे और क्वेश्चन देंगे भी आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। सीट आपको मिलेगी। अभी तो थोड़ा सा हमने चैप्टर में तो थोड़ा सा एंट्री मारे हैं, अभी तो थोड़ा सी बातें ही की है हम लोग, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। हाँ, बट ये है कि जितना पढ़ाया जा रहा है आपको रेगुलर टू रेगुलर इसे करते रहना है। ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस फिगर को देखिए, और ये फिगर कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं एक दूसरे फिगर से समझाता हूँ। और दूसरा फिगर है हमारा ये। इस फिगर में हम बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करते हैं, और इसी जिस मेथड से इसे निकालेंगे इसको हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसी को मिल्कन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, या इस एक्सपेरिमेंट को मिल्कन ने किया था। मिल्कन के साथ एक और लोग थे, उन्होंने मिलके, दोनों लोग मिलके किए थे, लेकिन मिल्कन का ही नाम मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा, तो मिल्कन ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो सुनिए क्या बात था कि कैसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया और कैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड किया गया। तो देखिए, एक ये कंटेनर लिया गया है और उस कंटेनर में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है एटोमाइजर। ये क्या है? तो कभी आप बाल कटाने गए हों तो देखा होगा, स्प्रे करते हैं सब, ऐसे बालों पे फुहारा मारते हैं सब, पानी का होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये भी है। यहाँ पे हम जब पंप करते हैं तो यहाँ भर रखा है हमने ऑयल। क्या भर रखा है? ये ऑयल भर रखा है, और ये ऑयल ऊपर जाता है और यहाँ से निकलता है। अच्छा, एटमाइजर क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ से जो ऑयल के फुहारे निकलते हैं ना, जो ऐसे फुहारा टाइप का निकलता है, स्प्रे टाइप का जो निकलता है, वो इतना छोटा होता है कि वो एटॉमिक साइज के बराबर होता है। एटम का जो साइज होता है ना, अप्रॉक्स उस लेवल का होता है ये ऑयल। ऑयल का जो बूंद है एक एक, वो उस लगभग उस साइज का होता है, इसीलिए हम इसको एटमाइजर बोलते हैं। अब ये नहीं कि खूब बड़ा सा बूंद होगा, नहीं, बहुत बारीक बूंद होगा। और ये जो है सब हम स्प्रे करते हैं तो ये जो बूंद निकलते हैं ना, आपको दिखते नहीं हैं, बताएंगे इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम ऑयल को स्प्रे करते हैं एटमाइजर की हेल्प से। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको, बट एक्चुअली में रियलिटी में देखते नहीं ऐसे। फिर क्या किया गया है, तो यहाँ पे एक प्लेट लगाया गया है, और ये प्लेट ऐसे डिस्क टाइप का है, सर्कुलर है, लेकिन आधा ही बनाया गया है, और बीच में देखिए ऐसे ऐसे बनाया गया है, ऐसे है, और ऐसे है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आधा ये चक्कर दिखाया गया है, एक्चुअल में ये इनकम्प्लीट है। जब हम पूरा करेंगे तो ये ऐसे होगा, ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक ना। तो छोड़िए, सुनिएगा। तो ये पूरा एक डिस्क टाइप का है और बीच में हमें छेद किया हुआ है, ठीक ना। और नीचे भी एक डिस्क टाइप का प्लेट लगा हुआ है, और इसमें बीच में छेद नहीं है, ये नॉर्मल है। तो एक डिस्क टाइप का नीचे प्लेट लगा हुआ, एक ऊपर लगा है, लेकिन ऊपर वाले प्लेट में छेद है बीच में। और देखिए ये जो ऊपर वाला प्लेट है, इसको क्या किया है हमने, बैटरी से जोड़ना है हमको, लेकिन कब जोड़ना है बताया जाएगा। तो इस ऊपर वाले प्लेट को हम जोड़ेंगे अलग जगह, इसको हम जोड़ेंगे कहीं पे, और इसको जोड़ेंगे कहीं पे, ठीक ना। तो ये हम पॉजिटिव प्लेट से जोड़ेंगे, मतलब पॉजिटिव एंड से, और इसे निगेटिव एंड से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज मेटल प्लेट, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज मेटल प्लेट जो कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे सुनिएगा। फिर देखिए यहाँ पे छोटा सा लगाया गया है माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोप का क्या यूज है, तो इस माइक्रोस्कोप से हम उसे झांकते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या होता है।
तो यह है हमारा माइक्रोस्कोप। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। और फिर देखिए यहाँ पर रखा गया है एक्स-रे सोर्स। एक्स-रे का सोर्स रखा है जिसको हम बोल रहे हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। देखिए एक्स-रे जो होता है ना बहुत पावरफुल होता है, बहुत एनर्जी होती है उसमें। अगर एक्स-रे को हम लोग ऐसे कहीं पे फोकस कर दें किसी मैटर के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उस मॉलिक्यूल को वो इतना एनर्जी दे देगा ना कि वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। हमने आपको बताया था जस्ट थोड़ा सा पहले जाइए कैथोड रे में कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो इसको हम एनर्जी देंगे तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटेगा हाइड्रोजन एटम्स में। और अगर ज़्यादा एनर्जी दे दिया है, जब एनर्जी रोक ही नहीं पा रहा है, एनर्जी पाया और ये एटम में टूटा लेकिन उसके बाद भी एनर्जी बच गई, तो अब क्या करेगा ये, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और ये खुद को आयन में चेंज कर देगा ऐसे। तो ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 बार काम होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आयनाइजेशन होता है अगर हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं तो। और ये जो एक्स-रे है ना, ये एनर्जी देने का काम करता है, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और एक्स-रे का सोर्स है यहाँ पे, तो हम जब ज़रूरत पड़ेगा, जब हम इसका चाहेंगे कि हम एक्स-रे पास करें इसमें, तब पास कर देते हैं। तो देखिए पूरी कहानी तो मैं समझा दिया क्या क्या ऑपरेटर्स में यूज किया गया है। अब देखिए क्या होता है, तो हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो सुनिए क्या होगा। पहला काम कि यहाँ से हमने स्प्रे किया ऑयल को, तो ऑयल के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं। अब ये ड्रॉपलेट्स, इनके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, है तो छोटा लेकिन ग्रेविटी कुछ तो कुछ लग रहा होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे नीचे आएंगे। और देखिए ये वाला डिस्क जो था इसमें बीच में छेद है, हमने बताया है, तो इस छेद के थ्रू ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये नीचे आएंगे। अब सोचिए ये ड्रॉपलेट्स नीचे आएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप से देखना है। तो देखिए यहाँ माइक्रोस्कोप इसलिए लगा रखा है और देखिए ये वाला ऑयल ड्रॉप यहाँ आ गया, ऐसा मान लेते हैं हम। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आपको पता है क्या होगा, सिंपल सी बात है। ये जब ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा। अच्छा बताइए कितने तरह का फोर्स लग रहा होगा, तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा तो बता ही देते हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स के खुद के ऊपर ग्रेविटी लग रहा होगा, तो हम बोल देते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, Fg, ठीक है ना, फोर्स लगेगा। तो इस ऑयल ड्रॉप पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा होगा, उसके बाद से इसके ऊपर अब बायोंसी का फोर्स लगता है। अभी बताया हूँ मैं आपको, बायोंसी का मतलब जब हम वाटर में कूदते हैं तो जो अपथ्रस्ट लगता है हमारे बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट कम हो जाता है, उसी को बायोंसी फोर्स बोलते हैं। तो एक ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, ठीक ना, ऐसे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो इसको हम फोर्स ऑफ बायोंसी बोल सकते हैं या अपथ्रस्ट बोल सकते हैं। अच्छा ये ऐसे गिर रहा है तो एयर का विस्कस फोर्स भी तो लग रहा होगा, पता ही नहीं होगा एयर का विस्कस फोर्स क्या होता है, तो कोई नहीं, बस ऐसा नाम सुन लीजिए, एयर का विस्कस फोर्स लगता है। कोई भी बॉडी अगर गिर रही है तो उस पर एयर का विस्कस फोर्स उस बॉडी के जस्ट अपोजिट साइड लग रहा होता है। जैसे ये पेन है, अगर हम इसे गिरा दें तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है ये। तो एयर का जो विस्कस फोर्स है इसके जस्ट अपोजिट लगता है, ठीक है ना। तो एयर का विस्कस फोर्स भी है जो कि ऊपर की तरफ रहेगा, तो एयर का फोर्स ऑफ विस्कस, ठीक ना। तो यहाँ मैं VI लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता है, विस्कस फोर्स, ठीक ना, बस। तो ये तब की कहानी है जब हम इसकी बात कर रहे थे। अच्छा क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, नहीं अप्लाई किया, अभी बस ऐसे चल रहा है नॉर्मली। अब सोचिए थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दूं, मतलब कि इस प्लेट में और इस प्लेट में बैटरी से इसको कनेक्शन कर दूं, मतलब इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको निगेटिवली चार्ज कर दिया। इसको जैसे ही बैटरी से जोड़ देंगे तब क्या होगा, तो अब इस ऑयल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो सुनिएगा। तो अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो अब इसी ऑयल को देख रहे हैं, इस ऑयल के ड्रॉप की बात करें तो F ग्रेविटी तो नीचे लगेगा ही, ये तो आपको पता ही है, ग्रेविटी नीचे लगना ही है फिक्स। अब क्या होगा, ये जो बायोंसी वाला फोर्स है ये तो ऊपर लग रहा ही होगा, ठीक ना, तो ये भी ऊपर लग रहा होगा, Fb। अच्छा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल का ड्रॉप है, ये निगेटिव चार्ज कंटेन कर लेता है। लेकिन कहाँ से निगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, तो इसीलिए तो लगाया है एक्सरे। तो सुनिए
जैसे ये नीचे आ रहा था उसी समय हमने एक्स रे सोर्स को ऑन करते हैं, और जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें एक्स रे पास होगा। तो इस चैम्बर के अंदर इन दोनों प्लेट के बीच में जो एयर होता है ना, वो आयनाइज हो जाता है। और आपको पता है कि एयर कोई भी हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, जब वो आयनाइज होगा तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन को ये ऑयल का ड्रॉप कंटेन कर लेता है, ले लेता है, चिपक जाता है उसके साथ। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि आयनाइजेशन से, इस यहाँ पे जो गैस भरी है उस गैस के आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन बनता है, इसी इलेक्ट्रॉन को ऑयल जो होता है ना एक्सेप्ट कर लेता है। तो जिसकी वजह से ऑयल के ऊपर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। ठीक है। और आपको पता है किसी भी माइनस चार्ज वाले पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है? हमने कैथोड रे में ऑलरेडी बता रखा है कि कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर फोर्स किधर की तरफ लगता है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये है हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो एक फोर्स और काम करने लगेगा यहाँ पे, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोल सकते हैं कि नहीं? अरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच में ना, तो वो नेगेटिव ऑयल ड्रॉप पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उससे फोर्स लगेगा, तो ये ऊपर की तरफ वर्क करने लगेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा सुनिएगा, दोनों केस में बता दिया हूँ। इस केस में जब तक Fg ज़्यादा होगा ये नीचे आ रहा होगा, और इस केस में जब तक Fg ज़्यादा होगा तो नीचे आ रहा होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो बहुत कमज़ोर फोर्स है क्या? बहुत स्ट्रांग होता है, बड़े बड़े को निपटा देता है। तो ये क्या ये खींच पाएगा नीचे? Fg जो है ये पर्याप्त नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगता है इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर, तो ये ऑयल ड्रॉप ऊपर की तरफ भागने लगता है। कहाँ भागने लगता है? ऊपर की तरफ। मतलब कि इस केस में ये नीचे आता है और इस केस में ये ऊपर जाता है। ये नीचे कब तक आएगा? क्योंकि यहाँ पे Fg ज़्यादा है। ये जो हमारा बायोन्सी वाला फोर्स है ये बैलेंस नहीं कर पाता है, विस्कस फोर्स है ये बैलेंस नहीं कर पाता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये नीचे गिर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी वाला फोर्स जो है ये इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाता है। मतलब बायोन्सी फोर्स को और इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है। तो ये जो ऑयल है ये ऊपर की तरफ भागने लगता है। अब थोड़ा सा सुनिएगा, अभी मैं बताया हूँ कि विस्कस फोर्स जो एयर का है वो कब लगता है? जब कोई बॉडी कहीं गिर रही होती है, ऐसे गिर रहा है तो विस्कस फोर्स इसके ऊपर लगेगा। ठीक है। सोचिए यहाँ पे विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो ऑयल ड्रॉप है ये ऊपर भाग रहा है, तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा? ये नीचे की तरफ लगेगा ऐसे। तो इसको हम दिखा दे रहे हैं Fv। ठीक ना। अब ये दोनों केस की हेल्प से, अब ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए ये हमारा ऑयल बीच में लटक गया, रुक गया, इसका मतलब ये दोनों फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे ये लटक गया मतलब ये ऊपर जाने के बजाय रुक गया। यहाँ देखिए पहले वाले केस में नीचे जा रहा था, मतलब इसकी वेलोसिटी किधर थी ये बताते हैं। पहले वाले केस में ये नीचे की तरफ गिर रहा था, मतलब इसकी वेलोसिटी कहाँ थी? नीचे की तरफ। दूसरे वाले केस में क्या था? ये ऊपर भाग रहा था। तो दोनों ही केस को रोकने के लिए, मतलब ये कहीं ना जाए, एक जगह स्टेबल हो जाए, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा कि हमें Fg को बराबर करना पड़ेगा फोर्स ऑफ बायोन्सी एंड फोर्स ऑफ विस्कस के बराबर करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना होगा? तो यहाँ करना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस विस्कस फोर्स जस्ट बराबर हो जाए किसके? बायोन्सी फोर्स के प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स के। क्यों? इतना कर दें तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? अब ये बैलेंस फॉर्म हो जाएगा, तो इसको हम बैलेंस करके इस पे चार्ज फाइंड करते हैं। ठीक ना। तो ये जो फोर्स है ना, इन्हीं फोर्स में हम वैल्यू को रख करके, फोर्स का फॉर्मूला को पता ही होगा, मास इनटू एरिया, बट यहाँ पर मास पता नहीं है, तो इस केस में क्या करते हैं? मास हमें पता नहीं है। अरे भाई अभी तक तो हम लोग कुछ पता ही नहीं किया। अभी हम चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का
E/m पता किए हैं अभी तक, बस हमें चार्ज नहीं पता है, मास नहीं पता है, लेकिन हाँ यहाँ से चार्ज हमें पता हो जाएगा। और वो कैसे पता चलता है, तो एनी फोर्स को देखिए बराबर तो कर दिया, बस फार्मूला लगा देना है। तो आपको फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी रख देते हैं और यहाँ मास की जगह पे वॉल्यूम और डेंसिटी रख देते हैं। ऐसे ही बहुत सारा फार्मूला इसमें रख के और तब हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे, चार्ज पर। ठीक है ना। तो ये हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको बताया है। और इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये उड़ गया होगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपसे केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा कभी भी, आपसे जब भी पूछेगा ये तो फिजिक्स में आपसे पूछेगा। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए था कि ये सेटअप क्या है, ये कैसे वर्क करता है, तो वो आपको अच्छे से पता हो गया होगा। ठीक है ना। तो अब आइए मैं बता देता हूँ कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने चार्ज जो है निकाला, वो कितना आया। ठीक है ना, उसकी बात कर लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे कुछ और। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बातें मैं लिखा हूँ आपको समझ में आया हो तो ठीक, न समझ में आया तो भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका टॉपिक थोड़ा सा आउट ऑफ केमिस्ट्री है। हटाया जाए, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ और आ जाते हैं अपने इस पर। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें लिखा है, तो सुनिए। तो सबसे पहली चीज़ लिखा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय R.A. मिलिकन। बताया हूँ मैं, मिलिकन ने निकाला था इन 1909। ठीक ना। ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमने बता दिया आपको। और फिर क्या कह रहा है कि एन ऑयल ड्रॉप फॉल थ्रू ए होल इन द अपर प्लेट। अपर प्लेट में जो होल है, यहाँ से ऑयल ड्रॉप नीचे आता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। और फिर एयर बिटवीन द प्लेट्स बिटवीन इन देन एक्सपोज एक्सरे विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल, सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड इट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। ये हमने अभी बताया है कि यहाँ पे एयर भरे होते हैं और इन्हीं एयर पे हमने एक्सरे पास करते हैं, जिससे कि वो आयनाइज होता है और इलेक्ट्रॉन निकालता है। और इसी इलेक्ट्रॉन को ये ऑयल एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज कंटेन कर लेता है, जिसके वजह से जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो नीचे गिर रहा होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो ये ऊपर भागने लगता है। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा द मेटल प्लेट वेयर गिवन एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वाज इंक्रीज, इट वाज पॉसिबल टू मेक सम ऑफ ड्रॉप ट्रेवल अपवर्ड। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो टर्म बोला है इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बहुत कम रखते हैं ना, तब ऑयल ऊपर नहीं भागता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। मतलब शुरू में पहले केस में तो ये नीचे गिर रहा था, ये तो हमारा काम चला देगा। ठीक है। जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दोनों प्लेट में नहीं जोड़ा था, यहाँ ना ही प्लस यहाँ माइनस, जब नहीं जोड़ा था तो नीचे गिर रहा था। मैंने बताया कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे एक प्लस एक माइनस प्लेट कर देते हैं, तो इन दोनों प्लेट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। मतलब हमें यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है वो ज़्यादा होता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जब ज़्यादा देते हैं, तब जा कर के ये ऑयल ड्रॉप ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है। ठीक ना। हर इलेक्ट्रिक फील्ड लोवेस्ट से लोवेस्ट करंट आप दे करके ये काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। और देखिए क्या डाटा निकल के आया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनके। तो डाटा ये है कि बाय मेजरिंग स्पीड, नोइंग द थिंग लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, डेंसिटी ऑफ ऑयल, रेडियस ऑफ ड्रॉप, Millikan was able to calculate the magnitude of charge on the oil drop. He found that smallest charge to be found on them approximately 1.59 into 10⁻19 coulomb. This is recognized as charge on electron. The modern value is 1.6.02 into 10⁻19 coulomb. तो देखिए जो मिलिकन थे ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो चार्ज निकाला था वो ये था 1.59 इंटू 10⁻19 कूलम। और आज के टाइम जो हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, कई एक्सपेरिमेंट उसके बाद भी हुआ। ऐसा नहीं कि मिलिकन जो बोल के चले उसका कोई चेक ही नहीं किया, मिलिकन के बाद भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उसके बाद से एक डाटा माना गया जो कि आज हम इसको लेके चलते हैं। तो देखिए दोनों लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलर है।
दोनों डाटा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 1.59 है, ये 1.6 है। 10 के पावर 19, 10 के पावर 19, मतलब कितना ज़्यादा इनका एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट है, देख रहे हैं आप। तो इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। और ध्यान सुनिए, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो लोवेस्ट चार्ज निकाला ना, जो सबसे कम चार्ज निकाला, वो इतना होता है जितना इन्होंने बताया। कितना बताया? 1.59 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, ये सबसे लोवेस्ट चार्ज होता है। और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे तो सारे चार्ज इसके मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं, मतलब इसका 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। इससे हायर कोई चार्ज होगा लेकिन इसके मल्टीपल इंटीग्रल होगा, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो चार्ज सबसे छोटा खोजा था वो ये था, और इसके मल्टीपल इंटीग्रल में और भी यहाँ पे चार्ज इन्होंने देखा था, लेकिन सब इसके मल्टीपल इंटीग्रल में है। मतलब अगर इसकी वैल्यू n है तो इसके बाद अगर कोई खोजा गया जाए और इसके 2 गुना इससे ज़्यादा वाला होगा तो वो क्या होगा? 2n होगा, फिर 3n होगा, फिर 4n होगा, मतलब इसी का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या क्या बातें थी आपको समझा दिया गया है। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डाटा नहीं मिलेगा, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको खूब समझाया जाए। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट है, जैसे उन्होंने किया वो चीज़ बता दी गई आपको, ठीक ना। हाँ, लेकिन जो जहाँ पे समझाने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे आपको समझाई जाएंगी। जिन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था वही चीज़ मैंने बता दिया, इसमें कुछ नया थोड़ी है। जो करके गए थे, जो लिख के गए थे, वही हम लोग बता दिए। अब जहाँ पे कोई चीज़ नई सिखाने वाली होगी, जो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, कोई थियरी होगा, कोई टॉपिक होगा, वहाँ आपको समझाया जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो थोड़ा सा आज का लेक्चर बोरिंग हो गया होगा, बट कोई बात नहीं। अगला लेक्चर हमारा होगा, अगला भी कर ही दे क्या, चलिए अगला कल करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बस थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।